और सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। अमेरिका का यूक्रेन से वादा, रूस से जंग में आखिर तक देंगे साथ। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव आई, नैन्सी पेलोसी का वीडियो किया जारी। We believe that we are visiting you to say thank you for your fight. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा, किसी भी चुनौती से मुकाबले को तैयार रहना है सेना की ड्यूटी। वायु और नौसेना से समन्वय पर बोले। I have known the other two service chiefs very well and I want to assure you that all three of us... और पंजाब पुलिस ने पटियाला हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त को पकड़ा। मुख्य मुलजिम बलजिंदर सिंह परवाना, उनको गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का ये कहना कि मास्टरमाइंड बलजिंदर सिंह ही थे। होगी पाकिस्तान डायरी और दूसरी खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। यूक्रेन के मारियुपोल शहर से निकाले गए लोगों को रूस के निर्देश पर एक अस्थायी कैंप में रखा गया है। रूस समर्थित अलगाववादियों ने बताया है कि वो और रूस के विशेषज्ञ शरणार्थियों पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की ओर से जारी की गई तस्वीरों में संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस के प्रतिनिधि कैंप में मौजूद दिख रहे हैं। इसके पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि कल 46 लोगों को निकाला गया था। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक उसके बाद 40 और लोग बाहर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस अभियान के बारे में ब्यौरा नहीं दिया है। मारियुपोल के औद्योगिक इलाके में कई सौ लोग अब भी फंसे हुए हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हर किसी की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध की निंदा की है। उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन मारियुपोल में की गई बमबारी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मानवीय गलियारा तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों के दुख और तकलीफ की भी बात की। श्रीलंका में मई दिवस के मौके पर निकाली गई रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी कोलंबो में निकाली गई रैली में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। श्रीलंका फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिशों का पर्याप्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य है। पिछले 2 साल में सेना ने खतरे का आकलन किया है और अपने सुरक्षा बलों को पुनर्गठित किया है। जनरल पांडे ने जनरल एमएम नरवणे की जगह सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों का दौरा करेंगे। वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय साझेदार भारत के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोपीय क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री व्यापक एजेंडे पर चर्चा करेंगे। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,324 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,876 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में 40 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि देश में कल से ईद उल फितर की छुट्टी शुरू होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रॉयल कोर्ट के हवाले से बताया है कि रविवार को रमजान का आखिरी दिन है और सोमवार को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन ने भी यही ऐलान किया है। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। देश के नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने आज मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा, दिन भर में हम ये बताएंगे। पटियाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारियां की हैं, उनकी जानकारी भी देंगे। बात पाकिस्तान की भी होगी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज मजदूर दिवस है। ये दिन अब कितना प्रासंगिक है,
इस बारे में सुनाएंगे एक रिपोर्ट। बात आईपीएल की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। अमेरिका ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि रूस के खिलाफ लड़ाई खत्म होने तक वो उसे सहयोग देता रहेगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की जीत तक उसके साथ है और आगे भी बना रहेगा। जर्मनी ने भी यूक्रेन को मदद देने की बात की है। वहीं पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर शांति की अपील की है। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि यूक्रेन हर किसी की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि उनके देश को अमेरिका का सहयोग मिलता रहेगा। We believe that we are visiting you. नैन्सी पेलोसी कह रही थीं कि हम मानते हैं कि हम आज़ादी के लिए लड़ाई को लेकर आपको शुक्रिया कहने के लिए यहाँ का दौरा कर रहे हैं। आपकी लड़ाई हर किसी के लिए है, इसलिए ये हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लड़ाई खत्म होने तक आपका साथ देते रहें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नैन्सी पेलोसी से कीव में हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए उनका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया है कि रूस देश के पूर्वी हिस्से में हमला करने के लिए अतिरिक्त सेना तैनात कर रहा है। Окупанти збирають ще додаткові сили. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि आक्रमणकारी हमारी सेना पर नया हमला करने के लिए खार्किव इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को जमा कर रहे हैं। वो डोनबास पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। वो इस बेदिमाग लड़ाई में 23,000 से ज्यादा सैनिकों को गंवा चुके हैं, लेकिन अब भी रुक नहीं रहे हैं। इस बीच रूस ने भी घोषणा की है कि वह यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपने हमलों को और तेज कर रहा है। उधर नैन्सी पेलोसी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कल यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची। उन्होंने पोलैंड पहुंचकर ज़ेलेंस्की से अपनी मुलाकात का ब्यौरा दिया। Our discussion centered around the subjects at hand, as you would suspect. नैन्सी पेलोसी कह रही थी कि हमारी बातचीत सुरक्षा, मानवीय सहायता, आर्थिक सहयोग और जीत हासिल होने पर यूक्रेन को दोबारा बनाने को लेकर हुई। हम पोलैंड की सरकार को उनकी ओर से की जा रही खातिरदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि और क्या किया जा सकता है। उधर जर्मनी में चांसलर ओलाफ शॉल्स को मई दिवस की रैली में यूक्रेन की मदद को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। चांसलर ने विरोध करने वालों की आलोचना की। Wir werden die Ukraine weiter unterstützen mit Geld. जर्मनी के चांसलर कह रहे थे कि हम यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे, हम उन्हें धन देंगे, मानवीय सहायता देंगे, हम हथियार भेजकर उनकी रक्षा में मदद करेंगे, जैसे यूरोप के कई और देश कर रहे हैं। उधर पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध की आलोचना की है। उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन मारियोपोल में हुई तबाही का जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन के लोगों की तकलीफ की भी बात की। Il pensiero va subito alla città ucraina di पोप फ्रांसिस कह रहे थे कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इस पर बर्बर तरीके से बम बरसाए गए और इसे तबाह कर दिया गया। अब भी मैं यहाँ से सुरक्षित मानवीय गलियारा बनाने की अपील करता हूँ, ताकि शहर में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। मैं जब यूक्रेन के लोगों, खासकर कमजोर, बुजुर्ग और बच्चों की तकलीफ के बारे में सोचता हूँ तो रो पड़ता हूँ। मैं शांति कायम करने को कहता हूँ। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल स्टील प्लांट में फंसे 46 आम नागरिकों को निकाला गया है। मंत्रालय ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें बसों में लोगों को बाहर ले जाया जा रहा है। इनके साथ रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र के भी वाहन हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस अभियान के ब्यौरे की पुष्टि नहीं की है। रॉयटर्स ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें गांव के एक कैंप में महिलाएं, बच्चे और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि कुछ ही लोगों को निकाला गया है। वहां सैकड़ों आम नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। मारियोपोल प्रशासन ने उम्मीद जाहिर की है कि अभी ऐसे और अभियान चलाए जाएंगे। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विशाल औद्योगिक क्षेत्र एज़ोवस्टल स्टील वर्क्स को सील करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद से यहां पहला दल बाहर निकला है। रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। कई श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम और टिप्पणी भी कर रहे हैं। जयपाल विनायक लिखते हैं, यूक्रेन के बहाने रूस पर निशाना। असित कुमार सिंह ने लिखा है, नेटो और अमेरिका हथियारों की सप्लाई बंद कर रूस पर युद्ध रोकने के लिए चौतरफा दबाव बनाए। और अब रुख भारत का करते हैं। देश के नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आज बदलती भू राजनीतिक स्थिति की बात की और कहा कि सेना की ड्यूटी है कि वो किसी भी चुनौती से मुकाबले को तैयार रहे। उन्होंने वायुसेना और नौसेना के साथ समन्वय की बात भी की। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेने वाले जनरल पांडे ने
एलएसी समेत तमाम दूसरे विषयों पर चर्चा की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता कमलेश। उनसे जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल पांडे ने और क्या कहा। जी कमलेश। जी आर्मी चीफ ये आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे जो है 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। पद संभालने के बाद आज थल सेना प्रमुख ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के चीन की कोशिशों को पर्याप्त जवाब दिया है। भारत अपनी जमीन पर किसी को दखल नहीं देने देगा। उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है। जनरल मनोज पांडे ने रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए भारत में स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने भारतीय सेना को सिखाया है कि उसे पारंपरिक तरीकों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये क्षमता स्वदेशी हथियारों के निर्माण से ही विकसित की जानी चाहिए। जी। इसके अलावा उन्होंने थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के बीच तालमेल और सहयोग होने की भी बात की। ये भी बताया कि ये तीनों बैचमेट रहे हैं। उन्होंने कहा That's a very good observation. As you are aware and like you mentioned, all three of us have trained together during our formative years. जैसा कि आप जानते हैं कि हम तीनों बैचमेट रहे हैं और हमारी ट्रेनिंग साथ हुई है। अपनी अपनी सेवाओं में रहते हुए भी हमें साथ काम करने का मौका मिला है। मैं बाकी दो सेना प्रमुखों को बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है और तीनों सेवाओं में तालमेल और सहयोग का अच्छा संकेत है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम तीनों देश की सुरक्षा के लिए साथ काम करेंगे और चीज़ों को आगे ले जाएंगे। जी, समन्वय की बात की कमलेश उन्होंने यहाँ पर, और कार्यकाल की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। बहुत शुक्रिया पूरे इस अपडेट के लिए। अगली खबर पंजाब से है, जहां पुलिस ने पटियाला हिंसा मामले में कुछ और गिरफ्तारियां की हैं। इस बारे में जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले बात की पंजाबी सेवा की अपनी सहयोगी मनप्रीत कौर से। 29 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ है। इसमें आज के दिन भर की अगर बात की जाए तो माहौल काफी शांत रहा। पुलिस काफी चौकस रही, प्रशासन काफी चौकस रहा और प्रशासन की ओर से लगातार 30 मीटिंग दिन भर की गई और प्रशासन का ये भी दावा रहा कि हमने सारी स्थिति जो है कंट्रोल कर ली, अब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह 11 बजे पटियाला के अभी नियुक्त हुए आईजी मुखविंदर छिन्ना से उन्होंने बीबीसी न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि पटियाला पुलिस ने 29 अप्रैल को ये जो हिंसक घटनाक्रम हुआ था उसके संबंध में जो मुख्य मुलजिम है बलजिंदर सिंह परवाना, जो कि सिख धर्म के प्रचार करते हैं और साथ ही साथ टकसाली आगू हैं, उनको गिरफ्तार कर लिए। क्योंकि पुलिस का ये कहना कि मास्टरमाइंड बलजिंदर सिंह ही थे, जो तमाम जो सिख जथेबंदियों के जो आगू हैं उनको भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, झड़प के लिए, लड़ाई के लिए आगे कर रहे थे। और अश्विनी कुमार, जिनको गग्गी पंडित के नाम से जाना जाता है, उनकी भी अरेस्ट डाल दी गई और उनकी अरेस्ट इसी वजह से हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी भड़काऊ कमेंटिंग उनकी ओर से की जा रही थी, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो परवाना की सीधी सीधी लड़ाई थी वो हरीश सिंगला, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनके साथ काफी लंबे समय से चल रही थी और इसी वजह से हरीश सिंगला को तो पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब 3 पहले गिरफ्तारी हुई तो हरीश सिंगला, दलजीत सिंह और कुलदीप सिंह की हुई थी। तो पुलिस यही दावा कर रही है कि ये सब लोग हैं जो पटियाले का और पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे भड़काऊ जो है पोस्टें डाल रहे थे, तो इसी वजह से ये माहौल खराब करना चाहते थे कुछ शरारती अंसर थे। और पुलिस ने आज यही अपील की है कि फेक न्यूज और इस तरह के अफवाहों से आप सारे दूरी बना के रखें। तो ऐसे ही जैसे पहले 3 गिरफ्तारी हुई है, आज 6 और गिरफ्तारियों का जो है वेरवा पुलिस की ओर से दिया गया है। जानकारी दे रही थी मनप्रीत कौर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि बीजेपी ने उनके पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को धोखा दिया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की आड़ में खेल खेल रही है और वो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पर भी हमला किया है परोक्ष रूप से, और कहा है कि वो हिंदुत्व के नए खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देते हैं। राज ठाकरे आज एक रैली करने वाले हैं औरंगाबाद में, और औरंगाबाद से ही हमारे साथी मराठी सेवा के श्रीकांत बांगले हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी श्रीकांत, क्या चल रहा है वहाँ, कितनी देर में रैली शुरू हो रही है? भाई अभी मैं औरंगाबाद में राज ठाकरे जी की रैली कवर करने आया हूँ
और काफी सारी भीड़ हुई है यहाँ इकट्ठा उनको सुनने के लिए। औरंगाबाद और इस रैली का एक ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने इसी जगह से, जहाँ से राज ठाकरे आज रैली कर रहे हैं, उसी जगह से औरंगाबाद का नामांकन संभाजीनगर करने की मांग रखी थी जी। तो उद्धव ठाकरे जी ने आज जो टीका की है राज ठाकरे के ऊपर, अपने चचेरे भाई के ऊपर की वो हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रहे हैं, तो मैंने कुछ लोगों से यहाँ जो मंच के महाराष्ट्र में सेना के सपोर्टर है राज ठाकरे के, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमने हमारी कोई भी भूमिका नहीं बदली है। पहले भी राज साहब ठाकरे जो है वो जो मस्जिद से लाउड स्पीकर होते थे उससे बात करते थे, पर शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला है। हिंदुत्व को अपोज करने वाले जो पक्ष है, उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई शरद पवार का, जी, कांग्रेस होगा तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके साथ सत्ता स्थापन की है। तो हमने तो कोई भूमिका नहीं बदली तो शिवसेना ही है, शिवसेना ही बदली है, उनका ये कहना है। श्रीकांत, आपके पीछे से रैली की आवाज आ रही है, हम अपडेट लेंगे आपसे बाद में। फिर हम बता दें अपने श्रोताओं को कि वो bbchindi.com पर आकर इस खबर के बारे में कुछ देर के बाद जब राज ठाकरे बोलेंगे तो विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। श्रीकांत, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के 100 अन्य नेताओं के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक बीते दिनों सऊदी अरब के मदीना में देश के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ जो नारेबाजी की गई थी उसे लेकर यह केस दर्ज किया गया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अभय कुमार सिंह। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 100 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मदीना की मस्जिद ए नबवी की पवित्रता और कुरान में कही गई बातों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की फैसलाबाद पुलिस ने बताया है कि इस मामले में नईम भट्टी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। इस दौरान वो मदीना की मस्जिद ए नबवी गए थे, जहां कथित तौर पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इमरान खान और दूसरे लोगों के खिलाफ की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी चरमपंथियों का एक दल भेजा गया था। ये दल ब्रिटेन से इसी गतिविधि में हिस्सा लेने सऊदी पहुंचा था और इसके सबूत पूछताछ के दौरान सौंपे जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस ने बताया है कि केस दर्ज कर लिया गया है और अब इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस मामले को खारिज करना है या नहीं। इससे पहले सऊदी के मदीना शहर में पुलिस ने पुष्टि की थी कि पैगंबर की मस्जिद में गुरुवार की घटना के संबंध में 5 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया था। इस वाकये से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। वीडियो में सुना जा सकता है कि उनके खिलाफ लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे। वीडियो में नारकोटिक्स मंत्री नवाब शाहजेन बख्ती और मरियम नवाज के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। पीटीआई के नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस घटना का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसकी निंदा की और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर राजनीति को लेकर लोगों के बीच बढ़ते मतभेद के बारे में चिंता व्यक्त की। बीते महीने अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। रिपोर्ट सुना रहे थे अभय कुमार सिंह। पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर है। हालिया घटनाक्रम की वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्लाह खान ने दिलचस्प अंदाज में समीक्षा की है। सुनिए उनकी डायरी। ईद सर पे है और इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में देश को विदेशी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में धरने का न्योता दिया है, क्योंकि वॉशिंगटन थोड़ा दूर पड़ता है। इस पर मुझे वो किस्सा याद आया कि विभाजन के कुछ महीने बाद लाहौर के माल रोड पे एक धार्मिक संगठन के सेवक कंधों पे बेलचे रख के एक लाइन में क्विक मार्च कर रहे थे। एक राहगीर ने उनसे पूछा, भैया कहाँ जुलूस लेके जा रहे हो? एक प्रवक्ता ने चलते चलते कहा, फलस्तीन आजाद कराने के लिए निकले हैं। राहगीर ने कहा, ये सामने बीडन रोड से निकल जाओ, यहाँ से फलस्तीन शॉर्ट पड़ेगा। भाग्यशाली है वो नेता जिसके पास सरकार में रहते अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ भी ना हो और सत्ता से बाहर होते ही वो लोगों को नए सपने बेचना शुरू कर दे और लोग भी ये सपने खरीदने के लिए टूट पड़े। वे लोग
जो कल तक इमरान सरकार को आर्थिक बर्बादी और महंगाई का जिम्मेदार बताते हुए हर तरह से खिल्ली उड़ा रहे थे, वही लोग आज खान साहब की इस बात पे लड़ने मरने को तैयार हैं कि हम जान दे देंगे पर किसी विदेशी ताकत की गुलामी और अपने सर पे चोरों डाकुओं की सरकार कबूल नहीं करेंगे। कैसी है ये गुलामी, कब से आई ये गुलामी, कौन बना पहले गुलाम, ये सब पूछने का समय नहीं है। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हीं चोरों डाकुओं को 3-3 बार जिताया और अब चौथी बार उनसे बुरा कोई नहीं। खुद खान साहब को भी 3.25 वर्ष सत्ता में रहने के बाद अभी 27 मार्च को ही किसी ने कान में बताया कि हम तो गुलाम हैं और अब इस गुलामी से जान छुड़ाने का समय आ गया है। ना सिर्फ हम बल्कि हमारा संविधान भी गुलाम है, जिसमें किसी भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए निकाला जा सकता है। हमारी अदालतें भी गुलाम हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते को संवैधानिक मानती हैं, और अब तो हमारी सेना भी गुलाम है जिसने 3.25 वर्ष हमारा साथ देते देते अचानक हाथ को झटकते हुए कहा कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब राजनीतिक दुनिया में अपने पांव पे खड़ा होना सीख ले। अब खान साहब हैं, उनका आज़ादी का सपना है और इस सपने के खरीदार मध्य वर्ग के युवा हैं। जो उनका हामी बस वही देशभक्त, जो साथ ना दे वो गद्दार। कौन सी बहस, कैसा डायलॉग, कौन सी बर्दाश्त। बस अगर एक बार इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो आज़ादी जो 3.25 वर्ष में ना मिल पाई अब मिल जाएगी। विरोधी कहते हैं कि इस बार अगर दोबारा खान साहब आ गए तो आज़ादी मिले ना मिले, जो बच गया है वो भी मुक्त हो जाएगा। इन दिनों देश में षड्यंत्र सिद्धांतों की फसल लहरा रही है, तो एक सवाल ये भी है कि जब पार्लियामेंट के 5 वर्ष पूरे होने में बस 1.5 वर्ष बाकी रह गया है, तो वही खान साहब जो कल तक कह रहे थे कि चुनाव 5 वर्ष पूरे होने पे ही होंगे, आज पद से हटने के बाद क्यों कह रहे हैं कि चुनाव कल के होते आज हो जाए। कुछ आंकड़ेबाज पंडितों का कहना है कि अगर नवंबर से पहले खान साहब दोबारा प्रधानमंत्री भवन में दाखिल नहीं होते तो फिर नया आर्मी चीफ मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पसंद का आएगा। उसके बाद की गेम क्या बनती है कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही सवाल विरोधी गठबंधन सरकार से भी पूछा जा रहा है कि जब आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब थी कि हर आदमी इमरान सरकार को बद्दुआ दे रहा था, तो ऐसे समय सरकार पलटने की क्या जरूरत थी। 1.5 वर्ष और इंतजार कर लेते, लोग खुद ही इमरान खान से उकता जाते। विरोधी गठबंधन सरकार के कुछ लोग इसका जवाब ये देते हैं कि अगर हम इस समय सत्ता ना पलटते तो खान साहब नवंबर में अपनी पसंद का चीफ ले आते और फिर दोनों मिलके हमारी राजनीतिक खटिया खड़ी करने के लिए हर पैंतरा आजमाते और देश एक 1 पार्टी फाशिस्ट सरकार से जूझ रहा होता। यानी हमारे लिए करो या मरो वाली हालत थी। अब हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक व्यवस्था कुछ संभल जाए, महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, रुपया डॉलर के आगे ठहर जाए और गुलामी से आज़ादी का नारा लगाते लगाते खान साहब का गला सूख जाए। अभी तो देश सीधा सीधा 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इस समय चुनाव कराना शोलों को हवा देना है। इस टकराव का जो भी नतीजा निकले, पर इस वक्त तो सोशल मीडिया की ईद है। एक दूसरे को वो गाली दी जा रही है कि मानो मजा आ गया, पर इतनी आज़ादी भी काफ़ी नहीं है, अभी और चाहिए और बहुत सारी। ये थे वस्तुल्ला खान, हमारे एक श्रोता हैं ओमकार अस्थाना, 74 साल के हैं, हमें सुन रहे हैं कार्यक्रम इस समय। लिखते हैं कि 1960 से लगातार बीबीसी सुन रहे हैं और यूक्रेन रूस युद्ध ने उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिला दी है। और आपको बता दें कि आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है और आज इसकी कितनी अहमियत है, सुनिए बीबीसी संवाददाता दीपक शर्मा से। दुनिया में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर भारत में हैं। विश्व गुलामी सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में 80 लाख लोग एक तरह की गुलामी में जी रहे थे। यानी औसतन 1000 भारतीयों में से 6 को अपने काम का मेहनताना नहीं मिल रहा था। हालांकि भारत सरकार ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं।
भारत में मजदूर दिवस साल 1923 के बाद से मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के नेता मलयापुरम सिंगारवेलु चेतियार की अगुवाई में चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में चेतियार ने 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग रखी थी। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह के मुताबिक देश में करोड़ों शहरी असंगठित मजदूर और ग्रामीण खेत मजदूर हैं जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते। वो कहते हैं कि आज तक हम खेत मजदूरों के लिए एक केंद्रीय कानून तक नहीं बना पाए हैं। इसलिए मजदूर दिवस न केवल अधिक प्रासंगिक हो गया है बल्कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी बन गया है। मजदूरों की स्थिति से जुड़े आंकड़े भी ऐसा ही इशारा करते हैं। गुडवीव इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने साल 2020 में एक सर्वे किया। इसके मुताबिक महामारी की वजह से मजदूरों के कर्ज में फंसने का जोखिम 3 गुना बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार साल 2016 में दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूरी का शिकार थे। अनुमान है कि इनमें से 71% महिलाएं थी। इस साल जारी हुई विश्व असमानता रिपोर्ट बताती है कि भारत में श्रम से होने वाली कुल कमाई का सिर्फ 18% हिस्सा ही महिलाओं के हाथ आता है। ILO की साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में बाल मजदूरों की तादाद बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। ये रिपोर्ट आगाह करती है कि कोविड-19 महामारी के असर से इस संख्या में साल 2022 के अंत तक 90 लाख तक का इजाफा हो सकता है। साल 2000 की जनगणना के हवाले से ILO का अंदाजा है कि देश में 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों में से करीब 4% मजदूरी करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल श्रमिकों में से 93% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी उनके लिए न्यूनतम वेतन जैसी सामाजिक सुरक्षा के हक पाना और भी मुश्किल है। मजदूर दिवस से जुड़े इतिहास की बात करें तो दुनिया भर की समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के संगठन सेकंड इंटरनेशनल ने साल 1889 के पेरिस सम्मेलन में मजदूरों के हकों की आवाज बुलंद करने के लिए 1 मई का दिन चुना था। ये पश्चिम में औद्योगिकरण का दौर था और मजदूरों से सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करने की उम्मीद की जाती थी। अक्टूबर 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने तय किया कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जब वो दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक हड़ताल पर चले गए। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शिकागो था। यहाँ 2 दिन तक हड़ताल शांति से चली, लेकिन 3 मई की शाम को मैकॉमिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में 2 मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए। इस वजह से सेकंड इंटरनेशनल ने 1 मई का दिन चुना था। ब्रिटेन के हाइड पार्क में 1890 की 1 मई को 3 लाख मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। जैसे जैसे वक्त बीता, ये दिन श्रमिकों के बाकी अधिकारों की तरफ ध्यान दिलाने का भी एक मौका बन गया। रिपोर्ट सुना रहे थे दीपक शर्मा। और अब बात IPL की। IPL में आज क्या चल रहा है ये बताने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं BBC संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव। जी अभिजीत, क्या हो रहा है आज? आज 2 मैच खेले जा रहे हैं वात्सल्य। पहला मैच दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया। लखनऊ 7 रन से जीत चुका है। दूसरा मैच अभी चल रहा है जिसमें चेन्नई और सनराइजर्स मुकाबला कर रहा है। सनराइजर्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग कर रहे हैं और अभी 6 ओवर का खेल हो चुका है। 40 रन बोर्ड पे हैं, 41 रन बोर्ड पे हैं बल्कि। जी आज का जो पहला मैच है उसमें दिल्ली बहुत अच्छा खेली, लेकिन अंत में 7 रन से पिछड़ गई। दरअसल दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ढुलमुल रहा है और आज के मैच में भी यही हुआ। बेसिकली यही हुआ और आखिरकार लखनऊ ने दिल्ली को धूल चटा दी। और दूसरा मुकाबला जो चल रहा है चेन्नई और हैदराबाद का, ये कैसे आगे बढ़ता है ये आगे देखेंगे। आप अपडेट ले सकते हैं bbchindi.com पर आकर। बहुत शुक्रिया अभिजीत श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।